46 के बाद इंपॉर्टेंट है 47 क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि कोर्ट को एक तरह से अपने ध्यान में रखने चाहिए, डिटरमाइन करने चाहिए, पता चल जाना चाहिए, जिनके बारे में बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, जो कि ऐसा कोर्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा हो डिक्री के बारे में। तो ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, पार्टीज जो सूट के बीच में जो पार्टी थी, दैट इज डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर, इन विच द डिक्री पास्ड इतना एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री शैल बी डिटरमाइंड by the court executing the decree, not by any separate suit। मतलब वो उसी एग्जीक्यूशन के टाइम में ही, सीधी सी बात ये है, एग्जीक्यूशन लगा दिया। एग्जीक्यूशन लगाने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ है, ऐसे है, ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी, इस प्रॉपर्टी पे तो किसी और कोई बंदा और पोजेशन में है नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो अराइज होंगे वो एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट ही डिसाइड करेगी। ये नहीं है कि आप कोई दूसरा सूट फाइल कर दोगे कि अब चलो नया सूट फाइल कर देता, नया केस फाइल करते, फिर वो केस भी 8-10 साल चलता रहेगा। नहीं, एग्जीक्यूशन कोर्ट ही डिसाइड कर लेगी। सेक्शन 47। नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 50। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। क्या आता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है सीपीसी के अंदर? तो सेक्शन 50, सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है, आप ये भी ध्यान रखना। तो यहां पे दे रखा है जजमेंट डेटर का। जब जजमेंट डेटर डाइज, मर जाता है, डेथ हो जाती है, बिफोर द डिक्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड, जब तक डिक्री पूरी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी उससे पहले जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है, तो द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई टू द कोर्ट विच वाज द अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज्ड। जो डिकीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके अगेंस्ट भी उस डिक्री को अप्लाई किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आ जाओ भाई इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 51 काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन। तो आ जाओ 51 क्या कहता है? पावर ऑफ अ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। क्या पावर है कोर्ट के पास? तो जब एक डिक्री होल्डर जब एक डिक्री होल्डर एक एप्लीकेशन लगाएगा कि आपके पास ये पावर है और आप ऐसे से कर सकते हो, क्या कर सकते हो एग्जीक्यूशन के लिए? क्लॉज ए, बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्री, जो डिक्री के अंदर प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी करवाओ। बाय अटैचमेंट और सेल, अटैच कर लो या सेल कर दो। विदाउट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी सेल कर सकते हो, भाई सेल कर दो और उसका जो पैसा आया है वो मेरे को डिक्री में दिया जाए। बाय अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, प्रिजन के अंदर उस बंदे को जेल कर दो, सिविल प्रिजन में भेज दो उसको। या अपॉइंटिंग अ रिसीवर अपॉइंट कर लो। अब इसमें प्रोवाइडेड एक प्रोविजो दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन बनता है। आ जाओ इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, जहां पेमेंट देनी है, पैसा देना है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन इन अ प्रिजन शैल नॉट बी, जब तक उस इंसान को, जजमेंट डेटर को प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा जब तक जजमेंट डेटर की बात ना सुन ली जाए। ये कहता है प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जजमेंट डेटर, आफ्टर गिविंग जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, शोइंग कोज व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, उसको जेल क्यों ना भेजा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 51। पावर ऑफ अ कोर्ट, क्या आप कर सकती है? प्रॉपर्टी बेच दी, जेल में डाल दिया, रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो ये सारे पावर हैं। और जेल में भेजने से पहले जजमेंट डेटर का एक बार हमें बात भी सुननी होगी कि वो अभी तक डिक्री को जो टर्म एंड कंडीशंस थी वो पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है। सेम बात आ गई है, अगर जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है तो किसके अगेंस्ट अप्लाई हो रहे हैं सारे डिग्री, कहां पे, किसको हम ध्यान रखेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो एनफोर्समेंट सेक्शन 52 यहां से समझ लेना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी डिक्री को एनफोर्स किया जाएगा। सेक्शन 54 पार्टीशन ऑफ स्टेट,
या सेपरेशन ऑफ शेयर, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वेयर द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड एस्टेट, तो कोई भी ऐसी डिक्री थी जिसमें कहा गया है कि जो भी शेयर्स थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, उसको पार्टीशन किया जाए, उसके रिगार्डिंग डिक्री थी। असेस्ड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, किसके द्वारा की जाएगी ये सारे काम, पार्टीशन का काम कौन करेगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, एसडीएम हो, उनके पास पावर होती है, उनको डायरेक्ट किया जाता है। शैल बी मेड बाय कलेक्टर या कोई भी गेस्टेड सबऑर्डिनेट कलेक्टर डिप्यूटेड बाय द ऑन बिहाफ ऑफ द कलेक्टर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि एआईबी एग्जाम में सीपीसी से आ सकता है, वो है सेक्शन 55। 55 क्या कहता है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो एग्जीक्यूशन का काम कर रही है वो एक जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर सकती है। तो 55 कहता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। आज जजमेंट डेटर में भी किया जा सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी, मे बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है। डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अरेस्ट की जा सकती है। ये प्रोसेस है जो कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन को जो प्रोसेस में कर रही है, एग्जीक्यूशन को जो कर रही है, उसके पास पावर होती है। तो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेक्शन जो देखो, तो जहां से क्वेश्चन बन रहा है वो है सेक्शन 56। सेक्शन 56 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट या डिटेंशन ऑफ अ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। ये सेक्शन कहता है कि एक औरत, एक वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर वो सूट जिसके अंदर एग्जीक्यूशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड हो, कि भाई पैसा देना था एक दूसरे से, तो एक वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 56। नाउ सेक्शन 58 इंपॉर्टेंट है, डिटेंशन एंड रिलीज। तो सेक्शन 58 है, आप इसका क्लॉज ए क्लॉज बी पढ़ सकते हो। तो हर इंसान को डिटेन किया जाएगा सिविल प्रिजन में, ठीक है। और इसमें रिलीज कब कर सकते हैं, अगर किसी इंसान को सूट से रिलेटेड, अगर आपको कुछ पेमेंट करनी थी, डिक्री के अमाउंट कुछ पे करना था और आप नहीं कर रहे हो और आप सिविल प्रिजन के अंदर आपका अरेस्ट हो चुका है, तो आप रिलीज कब हो सकते हो, जब भी आप पेमेंट दे दोगे आप रिलीज हो जाओगे। जो जजमेंट डेटर है, इफ ही पे द अमाउंट, द डिक्री अमाउंट, देन ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द सिविल प्रिजन, ठीक है। आप ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो पता होना चाहिए। और सेक्शन 59 को पढ़ना। सेक्शन 59 कहता है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको 2020 और 21 के आसपास का टाइम पीरियड याद दिला देगी। तो ये है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। इलनेस के ग्राउंड पे एक इंसान को सिविल प्रिजन से रिलीज किया जा सकता है, या तो कोर्ट कर सकती है, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है जिसके पास पावर है कि हाँ यार अभी सम इलनेस है, द पर्सन जो इज इन द जेल ही हैज सम सीरियस काइंड ऑफ इलनेस और सम डिजीज, देन द कोर्ट विल रिलीज द पर्सन, ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो इसमें देखो, कैन कैंसल द ग्राउंड ऑफ हिज इलनेस, जजमेंट डेटर की वारंट ऑफ अरेस्ट को कैंसल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सम सीरियस इलनेस, ठीक है। क्या है, द कोर्ट में रिलीज हिम, रिलीज कर सकती है इन इट्स ओपिनियन, अगर अपने ओपिनियन में उस कोर्ट को ऐसा लगता है दैट ही इज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन। वो सिविल प्रिजन में एक इंसान अपने उस कंडीशन में नहीं है कि वो एक जेल में रह सकता है, ही इज नॉट फिट एनफ टू बी इन द जेल, देन दैट कोर्ट शैल रिलीज, उस पर्सन को रिलीज कर सकती है। जजमेंट डेटर हैज कमिटेड। अच्छा, एक ये सब सेक्शन 3 का क्लॉज ए पढ़ना। इसमें क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ एनी इन्फेक्शियस या कंटेंशियस डिजीज, अगर कहीं एक एरिया में, स्टेट में, किसी कंट्री में फैली हुई है, देन दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर कि एक इन्फेक्शियस डिजीज फैल गई है और एक कंटेंशियस डिजीज है जो अब इस स्टेट में फैली हुई है और उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक प्रिजन के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ एक बैरेज में, एक कंपाउंड में रहते हैं, तो वो डिजीज आपस में फैल सकती है, इसलिए उनको रिलीज कर दिया जाए कि भाई आप उतने एरिया में अब इतने सारे लोगों को नहीं रखा जाएगा। तो ये आपको क्या, कौन सा सिनेरियो याद दिलाता है, ये आपको कोरोना पीरियड का टाइम है। तो कोरोना पीरियड में अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिजन्स को रिलीज किया था सिविल प्रिजन में से,
तो वो इस सेक्शन का यूज करते हुए किया था, सेक्शन 59 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए को यूज करते हुए कहा था। सेक्शन 60 है प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री को जब एग्जीक्यूट करते हैं, डिक्री को लागू करवाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन कौन से ऐसी आपका प्रॉपर्टी लायबल है जिसको हम अटैच कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी है? द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इज लायबल टू अटैचमेंट? कौन कौन सी है? साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है सीपीसी में। कौन कौन सी है? लैंड, हाउसेस या अदर बिल्डिंग, गुड्स, मनी, बैंक नोट, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स। इन सबको आप एक तरह से अटैच कर सकते हो और सेल कर सकते हो। ये वो वाली प्रॉपर्टीज है। और देखो क्या है, और अदर सिक्योरिटी फॉर मनी, डेट, शेयर्स। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं प्रोवाइडेड, ये आप पढ़ लेना, ये एक इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड कि सम ऑफ द फॉलोइंग्स शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट या सेल। यहां पे अब दे रखा है क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लॉज दे रखे हैं जिसके अंदर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन है जो कहती है कि भाई आप इसको अटैच नहीं करोगे, आप बाकी को कर लो, इनको नहीं करोगे। कौन कौन सी हो सकती है? नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स, कुकिंग वेसल, बेड्स, बेडिंग्स ऑफ जजमेंट डेटर। सीधी सी बात यहां से ये समझ लो कि भाई आप घर अटैच कर सकते हो लेकिन आप कपड़े अटैच नहीं करके ले जा सकते। आप मेरा कुकिंग वेसल नहीं कर सकते जहां मैं अपना खाना बना रहा हूं। ये एक बहुत ही ह्यूमन बेसिक नीड्स हैं, आप इसको आप अटैच नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई इंसान जीगा कैसे? ठीक है, वो फिर से खा कमा के वापस उस पेमेंट को कर सकता है, लेकिन अगर आप उनकी बेसिक चीजों को अटैच करके बेच दोगे तो फिर क्या, वो भूखा नंगा इंसान हो जाएगा। तो ये चीज है एक इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। टूल्स ऑफ आर्टिसन, जो भी आर्टिस्ट बंदा है उसका टूल, कोई भी आर्टिस्ट है, मान लो जो पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, उसके पास पेन है, आप उसके ब्रश को आप अटैच नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम करता है तो आप उसके टूल्स को नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो ध्यान देनी चाहिए। आप सबसेक्शन सी को पढ़ लेना, सी भी, सबसेक्शन सी भी इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ लेना बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां से सबसे ज्यादा जहां क्वेश्चंस आता है वो आता है आई, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट, पहली बार जब हो रहा है ना तो 1000 रुपए तक, और या 2/3 ऑफ द रिमाइंडर। आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अदर देन द डिग्री फॉर मेंटेनेंस का अगर डिग्री ना हो तो। और आई ए क्या कहता है? 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री फॉर मेंटेनेंस। भाई 1/3 तो छोड़ दो कम से कम, दूसरी जितनी भी आप प्रॉपर्टी जा सकती है मैक्सिमम, यानी कि आप मैक्सिमम 2/3 तक अटैच कर सकते हो। 1/3 वाइफ के लिए, 1/3 बच्चों के लिए, या आप ऐसे डिवाइड करके, लेकिन एटलीस्ट 1/3 लास्ट बची हुई 1/3 तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते। वो उस इंसान के लिए है जिसकी वो खुद अर्निंग कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप इसको अटैच नहीं करोगे। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट सेक्शन देखो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन रहा है, एआईबी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप डायरेक्ट आप उसको पढ़ के जा सकते हो। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेक्शन 65 इंपॉर्टेंट है, सेल टॉपिक के अंदर है ये, सेल से रिलेटेड। तो सेक्शन 65 कहता है परचेजर्स टाइटल, जो चीज को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, उसका टाइटल क्या है। तो कहते हैं कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से लैंड टाइप आप समझ लो, इज सोल्ड, बेच दी गई है, एग्जीक्यूशन के अंदर बेच दी है ये, और एग्जीक्यूशन वो था डिग्री के लिए एग्जीक्यूशन चल रहा था, अब उसमें बेच दी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट हो गया है, मींस एब्सोल्यूट का मतलब वो बेच दी गई है, किसी दूसरे इंसान ने उसको पोजीशन भी ले लिया है, उसमें अपना उसका टाइटल हो गया है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म कर दिया, बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गया, अब उसके हक में है वो प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर फ्रॉम द टाइम, कब से, अब वो यानी कि उस परचेजर के पास ही रहेगी, कब से, फ्रॉम द टाइम
टाइम व्हेन दी प्रॉपर्टी इज सोल्ड, जब जिस दिन वो सोल्ड कर दी गई थी, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन दी बिकम एब्सोल्यूट, जिस दिन एब्सोल्यूट होती है उस दिन नहीं, जिस दिन वो बेच दी थी उसी दिन से अब उसके पास नाउ द परचेजर्स टाइटल उस दिन से गिना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पार्ट 3 आ जाओ सीपीसी का। ये क्या चल रहा है अपना, ये चल रहा है सब्सटेंशियल लॉ, सब्सटेंशियल सेक्शन चल रहे हैं अपने, प्रोसीजर अभी तक आए नहीं है। तो अभी आ रहा है पार्ट 3 जो है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स या कमीशन। तो पावर सेक्शन 75 पढ़ो क्या है, वो है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एक कमीशन को इशू कर सकती है। कमीशन क्या काम करता है, मान लो कोर्ट है, अब जज साहब बैठे हैं, कोर्ट के मेंबर्स हैं, कोर्ट के अंदर स्टाफ होता है, स्टेनो होता है, कोर्ट क्लर्क होता है, सारी चीज होती है, लेकिन अब कोर्ट के पास एक पावर है कि वो कमीशन कर सकती है, मींस कोई ऐसे इंसान को अथॉरिटी दे के भेज सकती है ग्राउंड पे, जाओ ये काम करके आओ। वो क्या होता है, कौन कौन से कमीशन कर सकती है, देखो इशू अ कमीशन, किस चीज के लिए कमीशन इशू कर सकती है, वो है फर्स्ट टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी पर्सन को एग्जामिन करना, मतलब जांच पड़ताल करके आना, जाओ एग्जामिन करके आओ। टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन करके आओ, टू एग्जामिन या एडजस्ट करके आओ कोई अकाउंट्स, टू मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन करके आओ, वहां जाओ ग्राउंड में पार्टीशन करवा के आओ। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को देखना क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो ये अपने सारे पॉइंट्स ए बी सी डी, ई को भी कर सकते हैं, साइंटिफिक टेक्निकल चीज का कंडक्ट कर सकती है, सेल प्रॉपर्टी, टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। तो वैसे ये 4 इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका ऑप्शन बनता है, लेकिन आप ई एफ जी को भी पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं जहां जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, जो आपका जहां से पूछा जाता है, आ जाओ इस पे पार्ट 4। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो सीधा पार्ट 4। पार्ट 4 का नाम क्या है, पार्ट 4 का नाम है सूट्स इन अ पर्टिकुलर केसेस। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर केसेस है जिसके रिगार्डिंग सूट जाता है। कौन कौन से सूट्स, अब ये हैं सूट्स बाय, सूट्स खुद करें या अगेंस्ट करें किसी गवर्नमेंट के या पब्लिक ऑफिसर के, ऑफ देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। जो पब्लिक ऑफिसर है उसकी ऑफिशियल कस्टडी में है वो, या कैपेसिटी में है, या गवर्नमेंट है। तो जब हम गवर्नमेंट केस करे या गवर्नमेंट के खिलाफ केस करे तो वो किसके अंदर जाता है, ये इसके अंदर जाएगा। पार्ट 4 इसमें इंपॉर्टेंट है सेक्शन 79, सेक्शन 80 और सेक्शन 82। 79, 80, 82 आगे आएगा। तो इसमें देखो क्या है, इसमें है सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। इन एनी सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू बी नेम्ड। तो जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट जाता है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है क्लॉज ए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस जाएगा ना, तो वहां लिखा जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया, और जब केस इन द केस सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट तो उसको लिखा जाएगा द स्टेट। तो जब लिखा हो यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है ना, तो नहीं लिखते। अब आपने कई बार देखा होगा, मान लो कोई इंसान का नाम ले लो XYZ, या चलो कोई भी XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हुआ है। और यहीं पे अगर स्टेट आ जाए वर्सेस द स्टेट, अब स्टेट का नाम होता है ना, द स्टेट ऑफ क्या नाम है, कैसे लिखा होता है वैसे केसेस वैसे लिखे होते हैं, वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली NCT, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये है आपका। उसके बाद नोटिस पीरियड देना होता है। कोई भी इसके अंदर, इस पार्ट 4 के अंदर कोई केस आता है ना, तो उसमें नोटिस पीरियड देना जरूरी होता है। ये नहीं है आप सीधा गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दो या गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस कर दे। इसमें नोटिस पीरियड होता है 2 महीने का, ये इंपॉर्टेंट है, 2 महीने का नोटिस पीरियड। नेक्स्ट नोटिस राइटिंग देना, डिलीवरी करनी है, और डिलीवर टू और लेफ्ट ऑफ द ऑफिस। तो उसके बाद ही ये केस स्टार्ट होते हैं। अब 82 में देखो क्या है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने केस कर दिया 79 और सेक्शन 80 नोटिस दे के सारी चीज कर दिया। अब इसका एग्जीक्यूशन के ऊपर आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन होता है सेक्शन 82 में। तो सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैसे होता है, वेयर इन एनी सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट इतने पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ इतना। तो जब तक आप कब तक आप क्या नाम है ये एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, तो ये इसमें दे रखा है टाइम, इसमें दे रखा है 3 महीने का टाइम दे रखा है, 3 मंथ्स। आप अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे 3 मंथ्स का।
अगर 3 महीने में उस गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर्स ने इसको डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया है, उसके बाद ही 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखो अभी आएगा सेक्शन, ये रहा एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री रिमेन अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के लिए अनसेटिस्फाइड रहती है, उसके बाद ही हम करते हैं। 3 महीना वेट करना पड़ेगा। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है 82 हो गया, उसके बाद 86 इंपॉर्टेंट है। 86 कहता है फॉरेन रूलर, कोई दूसरे देश के कोई राजा हैं या एम्बेसडर्स हैं या एनवॉय हैं, किसी दूसरे देश के काउंसिल आए हुए हैं या एम्बेसडर आए हुए हैं, तो आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो नो फॉरेन स्टेट में बी sued in any court otherwise by a competent or try to sue except with the consent of state government की कंसेंट मिलनी चाहिए। और वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? सर्टिफाइड इन राइटिंग, लिखित तौर पे कंसेंट होनी चाहिए। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। बाय द सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होगा ना वो लिख के देगा। इन रिटर्न होनी चाहिए कि हाँ आप उस एम्बेसडर, एनवॉय या फॉरेन रूलर के अगेंस्ट केस चला सकते हो, अदरवाइज केस आप फाइल भी नहीं कर सकते। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 86। 86 के बाद इंपॉर्टेंट हो गया है अपना सेक्शन 88। तो अब सेक्शन 88 इंटरप्लीडर क्या होता है? एक बंदा, आप समझ लो कि यहां पे है ए पर्सन और एक बी पर्सन। तो ये दोनों पर्सन आपस में क्या कह रहे हैं? मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ये पेन, और ये पेन है मेरे पास। ए कह रहा है ये पेन मेरा है, बी कह रहा है ये पेन मेरा है, लेकिन पेन मेरे पास है। तो मैं भी एक ऐसा सूट फाइल कर सकता हूं कि मेरे को क्लियर बताया जाए कि ये पेन किसको दूं, अदरवाइज मैं किसी को दे दूं और फिर इशू क्रिएट हो जाए। तो मैं भी खुद, मेरे को भाई पहले क्लियर बता दो लीगली मेरे को किसको देना है ना। वे 2 और मोर पर्सन क्लेम्स, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन क्लेम करते हैं एडवर्सली, अपोजिट बातें कहते हैं अपने उसमें सेम डेप्ट को लेके कि ये मेरा है। तो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। और उसके बाद क्या है कि हु इज रेडी टू पे डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, जो राइटफुल क्लेम करने वाला बंदा है मैं उसको दे दूंगा। जैसे मान लो मेरे को रेंट देना है किसी बिल्डिंग का, तो मैं रेंट ए को दूं या बी को? भाई मेरे को बता दो किसको देना रेंट। तो वो राइटफुल, जो क्लेम करने वाला राइटफुल बंदा होगा जिसको देना ही चाहिए, मैं उसको दे दूंगा। तो अब इसमें क्या है? सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट, ऐसा बंदा एक इंटरप्लीडर फाइल कर सकता है अगेंस्ट द क्लेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द डिसीजन कि किसको वो पेमेंट करनी है। सिंपल से बात है। अब आ जाओ पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाना। पार्ट 5 के अंदर स्पेशल प्रोसीडिंग है आर्बिट्रेशन की, यानी कि सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। कहीं भी क्वेश्चन पूछे, ये इंपॉर्टेंट, इसमें डायरेक्ट सेक्शन बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि एक आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सोलेशन से रिलेटेड सीपीसी में कौन से सेक्शन में लिखा है, या सेटलमेंट की बात कौन से सेक्शन में लिखी है। तो सेक्शन 89। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट कहां लिखा है? आर्बिट्रेशन हो, ये हो, जुडिशियल सेटलमेंट हो, मीडिएशन हो, सेक्शन 89 में लिखा है। तो आप सीधा इसके अंदर जा सकते हो। लोक अदालत किस में लिखा है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसमें डायरेक्ट बता सकते हो सेक्शन 89 में है। ये आपका AIB के एग्जाम में इजी रहेगा आपको। पावर टू स्टेट अ केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट की ओपिनियन से रिलेटेड कुछ आप केस फाइल करना चाहते हो, तो ये किसके अंदर है? सेक्शन 90 के अंदर। बस आप इसको भी पढ़ लोगे डायरेक्ट, तो यहीं से क्वेश्चन आता है और ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 91। सेक्शन 91 है पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक को अफेक्ट करते, पब्लिक को कोई ऐसा अफेक्ट कर रहा है, कोई ऐसी न्यूसेंस या रॉन्गफुल एक्ट, वो कौन से सेक्शन में है? वो 91 में है। पब्लिक चैरिटीज किसके अंदर डिफाइन है? 92 में डिफाइन है। यहीं से आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहां से ये डायरेक्ट बस इसी में सेक्शन के आता है, आप सेक्शन पढ़ सकते हो इसको। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पूरा सेक्शन पढ़ के जा सकते हो, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन और वही चीज डिस्कस हो रहे हैं। जब पूरी कंप्लीट सीपीसी इन डेप्थ डिस्कस होगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बट अभी कौन सा सेक्शन, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू AIB एग्जाम, अभी हम उसी को कवर कर रहे हैं। तो अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है क्या चीज? पार्ट 6 डायरेक्ट पूछ लेते हैं। पार्ट 6 क्या? पार्ट 6 का नाम क्या है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है सेक्शन 94 में। ये किसके रिगार्डिंग होती है? ये अरेस्ट करने के रिगार्डिंग होती है, या कुछ सिक्योरिटी देने के रिगार्डिंग होती है, टेम्परेरी इंजंक्शन देने के रिगार्डिंग होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के रिगार्डिंग होती है, तो या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स देने के रिगार्डिंग होती है।
तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें, इसको कहते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो आप ये देख सकते हो सेक्शन 94। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेक्शन। अब आगे हैं हम अपील के पास। काफी सारी चीज पढ़ चुके हैं हमने, केस फाइल कर दिया, हमने केस के अंदर पार्टीज बना दी, हमने केस के अंदर जुडिक्शन की बात कर ली, हमने केस जीत लिया, उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन कर दिया। अब बात आ जाती है अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है तो अपील की बात आ गई। अब अपील की बात आ गई तो आप यहां आ जाओ। अपील पार्ट, किस पार्ट के अंदर है अपील? पार्ट 7 के अंदर। 7 का नाम है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ओरिजिनल डिग्री से हम अपील करना चाहते हैं, तो 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। तो अपील शैल लाई, कहां लाई करेगी? एन एवरी डिग्री पास बाय एनी ना बाय एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल डिग्री टू द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हियर अपील। उस कोर्ट के आगे जिस कोर्ट को अथॉरिटी है सुनने की, ठीक है। एन अपील में लाई कर सकती है फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री, अगर वो एक्स पार्टे भी फाइल कर रखा है। अब एक्स पार्टे क्या होता है? एक्स पार्टे मतलब अपोजिट पार्टी, ओपी अपोजिट पार्टी प्रेजेंट नहीं थी, तो केस डिसाइड कर दिया, क्योंकि अपोजिट पार्टी आई नहीं थी। तो ऐसे केस में भी अपील जा सकती है। अपील नहीं जाएगी क्लॉज सब सेक्शन 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। अगर कंसेंट ऑफ पार्टीज देख लो, अगर दो लोग कंसेंट ऑफ पार्टी सेक्शन 89 सेटलमेंट करते लेते हैं आपस में, तो फिर आप अपील नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों ने सेटलमेंट किया हुआ है। अब आ जाओ, ये किसमें के अंदर लिखा है? 96 के सबसेक्शन 3 में। 4, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही आप जा सकते हो, बाकी आप फैक्ट से रिलेटेड कुछ भी इशू है आप लोअर कोर्ट में उसका ट्रायल करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 96 था अपील से रिलेटेड। अब आ जाओ आगे, सेकंड अपील सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपील 96, सेकंड अपील साफ साफ सेकंड अपील कहां डिस्कस कर रखा है? तो सेकंड अपील लिखा हुआ है सेक्शन 100 के अंदर। तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएगी, आप ये पढ़ लेना। और सेकंड अपील कहां लगती है? हाई कोर्ट। तो ये चीज आप देख लेना। और उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि इंपॉर्टेंट है सेक्शन 100A, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई अपील नहीं जा सकती, सेकंड नहीं जा सकती। क्या होता है? अगर एक हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच से डिसाइड होता है, क्या होता है कि वेयर एनी अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट डिग्री और ऑर्डर इज हियर्ड, और कोई ओरिजिनल से या अपील से आकर भी किसी सिंगल जज ने डिसाइड कर दिया है, तो दैट नो हाई कोर्ट के नो फर्दर शैल लाई, कुछ नहीं नेक्स्ट उसके पास नहीं जाएगी ऑफ सच सिंगल जज के बाद कोई नेक्स्ट अपील नहीं जाएगी। 100A के अंदर दे रखा है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है AIB से रिलेटेड वो है 104, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई। अब क्या है? इससे पहले डिक्री 96, सेकंड अपील 100, ऑर्डर से अपील करना हो तो 104। ये मोटा मोटा आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ऑर्डर में से अपील कर सकते हैं 104। 107 सेक्शन नंबर 107, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट का मतलब होता है वो कोर्ट जिसमें अपील गई हुई है, तो उनके पास क्या पावर है? क्लॉज ABCD इंपॉर्टेंट, टू डिटरमाइन केस को फाइनली डिटरमाइन करना, रिमांड करना केस का, फ्रेम करना इश्यूज और रेफर करना कि किसी और को खुद इशू फ्रेम करके अब किसी ट्रायल कोर्ट के पास भेज दो कि अब आप इसको ट्रायल करो, इशू हमने फ्रेम किया है। और टेक एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आ जाते हैं इस अपील और इससे रिलेटेड सबसे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन। चलो सीधा ही करते हैं, वहीं पे चलते हैं आगे। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 8 नंबर, किससे रिलेटेड? रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। 113, 114 और 115 ये इंपॉर्टेंट है। 113 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को रेफर करना है। मान लो किसी कोर्ट को है, कोई भी कोर्ट है, उसको किसी क्वेश्चन लॉ पे कुछ चीजें क्लियर नहीं है और वो हाई कोर्ट से पूछना चाहती है, तो एनी कोर्ट में स्टेट अ केस रेफर टू द सेम टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से
रेफर कर सकती हो कि प्लीज हमें इस चीज के ऊपर थोड़ी गाइडेंस चाहिए, हमें इस चीज के रिगार्डिंग बताओ। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वो है रेफरेंस। अब आ जाओ रिव्यू। रिव्यू 114, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन, यहां कोर्ट नहीं है, यहां पे पर्सन है, इस चीज का ध्यान देना। एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, जिसको ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ नुकसान हो गया है, वो बंदा क्या कर सकता है, बाय ए डिक्री और ऑर्डर की वजह से हुआ है, विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट नो अपील बीन प्रेफर्ड। अपील कर सकता था लेकिन नहीं करी है। बाय ए डिक्री ऑर्डर, जहां से अपील ही नहीं कर सकते थे। बाय ए डिसीजन, अगर स्मॉल कोर्ट की वजह से है तो वो मे अप्लाई, कि भाई मैं अब ऊपर मैं अपील कर सकता था, नहीं कर पाया, मैं अपील करने का पावर ही नहीं थी। किसी स्मॉल कॉज कोर्ट अगर कुछ डिसीजन देती है तो आप उसको फिर अपील नहीं कर सकते। अब क्या है, वो बंदा क्या कर सकता है, वो मे अप्लाई फॉर रिव्यू, रिव्यू डाल सकता है ऑफ द जजमेंट टू द कोर्ट जिसने पास किया है। कह रहेगा कि भैया फिर से रिव्यू कर लो, फिर से देख लो इस चीज को। अब आ जाओ रिवीजन। रिवीजन कब होता है, हाई कोर्ट कर सकती है। मे कॉल रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, किसी केस के रिगार्डिंग मांग सकती है, आप रिवीजन फाइल कर रहे हो। किस बेसिस पे रिवीजन फाइल होता है, ऐसी जगह जहां अपील लाई नहीं हो रही हो, या हैव एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड। भाई आपके पास पावर नहीं थी लेकिन आपने डिसीजन ले लिया, आपने सोचा ये लॉ मेरे पास है, मैं डिसीजन ले लेता हूं। हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन की पावर नहीं थी फिर भी आपने डिसीजन ले लिया। हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, आपने इलीगली एक्ट किया है जुरिडिक्शन की पावर को सोचकर, तो ऐसे में रिवीजन फाइल होता है। 113, 14, 15 इंपॉर्टेंट थी। आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट, जहां से अपने AIB का सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है या इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन बनते हैं या क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ 132, 133 एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। ऐसे कुछ वुमेन्स होते हैं जिसमें कंडीशन, ऐसे वुमेन्स तो क्या होते हैं, कुछ मतलब वुमेन्स जिनको, कुछ वुमेन्स, सर्टेन वुमेन्स, कौन से वुमेन्स, जिनको किसी कल्चर के थ्रू, जैसे पर्दा नशी औरत होती हैं, उनको क्या है कि वो पब्लिक में नहीं जा सकती, उनको कंपेल नहीं करना टू अपीयर इन अ पब्लिक। सेक्शन 132 के अंदर लिखा है। सेक्शन 33 के अंदर लिखा है एग्जम्पशन ऑफ अदर पर्सन। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको एंटाइटल किया गया है कि उनको अपीयर नहीं होना कोर्ट में, पर्सनल अपीयरेंस देने की जरूरत नहीं है। कौन से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, पर्सन whom द सेक्शन 87B अप्लाई, जिनके ऊपर 87B भी अप्लाई होता है। तो ये सब वो बंदे हैं जिनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होती, पर्सनल अपीयरेंस की देने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्शन, अब ये वो एग्जाम्शंस हैं, वो इंसान हैं। तो 135A, इसमें एग्जाम्शन दे रखा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, उनको अरेस्ट ना किया जाए, उनको एग्जाम्शन में डिटेन ना किया जाए अंडर सिविल प्रोसेस। सिविल प्रोसेस के अंदर MLA MP को डिटेन ना किया जाए। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 135A CPC का। और अभी अपना बस थोड़ी देर में ही अपना सब्सटेंशियल लॉ खत्म होने वाला है। सेक्शन 139 क्या कहता है, ऑथ ऑन एफिडेविट। एफिडेविट के ऊपर ऑथ देने की पावर किसके पास होती है, हु इज एडमिनिस्टर्ड, तो कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास, नोटरी के पास। नोटरी जो नोटरी वाले एडवोकेट्स होते हैं उनके पास, तो नोटरी जिन्हें बोलते हैं। तो आप लोग लोकल काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि वो नोटरी पे जाके एफिडेविट को साइन करवा लेते हैं, अटैच करवा लेते हैं, तो वो नोटरी के पास पावर होती है। सेक्शन 142 ऑर्डर्स एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी ऑर्डर होगा और जो भी नोटिस दिया जाएगा वो राइटिंग में होना चाहिए। कहाँ पे लिखा होगा, आप ऑर्डर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये लिखा कहाँ है, ये लिखा है सेक्शन 142 के अंदर। अब आ जाओ 144 है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब समझो अब हिंदी में, री इंस्टीट्यूट एक तरह से ना, तो रिवर्स्ड इन एनी अपील, रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग, और इज सेट असाइड, मॉडिफाई एनी सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पसेस। तो इसमें आप एप्लीकेशन फाइल हो सकती है 144 के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सीधा तो यही पूछता है सेक्शन 144 का एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में। अब CPC का सबसे
एक इनहेरेंट पावर वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। कोई भी सेक्शन है, अब वो ऐसा कोई सेक्शन डिफाइन नहीं था कि कोर्ट के पास कुछ पावर है, तो कहीं डिफाइन है ना, तो 151 के अंदर कोर्ट के पास पावर है, इनहेरेंट पावर, भाई हम तो कर सकते हैं, ऐसी चीज है ये। अब आ जाओ 152 अमेंडमेंट्स ऑफ द जजमेंट। जजमेंट दे दिया, डिक्री दे दी, ऑर्डर दे दिया, उसका अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो? तो एक्चुअली अमेंड नहीं किया जा सकता। उसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर होगी ना तो उस चीज को अमेंड किया जा सकता है। 2+2 कॉमा और ये सब चीज कुछ मिस्टेक होगी, क्लैरिकल मिस्टेक, वो चीज की ठीक कर जाती है। अपने आप में जजमेंट को अमेंड नहीं कर सकते आप। जजमेंट हो गई, आप उसको अपील चैलेंज करो, ना कि उसको अमेंड करो। अब आ जाओ 153 जनरल पावर टू अमेंड। जनरल पावर क्या है? एट एनी टाइम और ऑन सच टर्म एंड कोस्ट एंड अदरवाइज इट मे थिंक फिट अमेंड कर सकती है एनी डिफेक्ट और एरर इन एनी प्रोसीडिंग। कुछ डिफेक्ट हो गया हो, एरर हो गई हो प्रोसीडिंग इन अ सूट, ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट्स शैल बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन और इश्यूज रेज। इस चीज के रिगार्डिंग है 153 जनरल। 153B प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम टू बी ओपन कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सेक्शन आता है। ये सेक्शन कौन सा है? 153B कि जहां ट्रायल हो रहा है, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, उस कोर्ट को ओपन कोर्ट कहा जाएगा। मतलब वहां पे पब्लिक आके केस देख सकती है, सुन सकती है, नॉर्मल लोग भी बैठ सकते हैं। वो है सेक्शन 153B। तो ये सारे वो सेक्शन थे जो कि सब्सटेंशियल लॉ से रिलेटेड थे। यहाँ पे हमने सारे कंप्लीट सीपीसी के सेक्शन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब क्या है? ये रहा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स यानी कि अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, प्रोसीजर लॉ स्टार्ट हो गया है। तो इंपॉर्टेंट यहां से जो जो प्रोसेस होते हैं एक सीपीसी से रिलेटेड, वो सारे प्रोसेस इसमें डिफाइन है और हम उसको फटाफट कवर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एआईबी। जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आते हैं, है ना। तो आ जाओ चलते हैं ऑर्डर 1 2 3 158 तो सेक्शन थे। ऑर्डर कितने हैं? एक बार जल्दी से सोच के बताओ ऑर्डर कितने हैं। यही पूछ लेते हैं 150 कितने सेक्शन हैं और कितने ऑर्डर्स हैं टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो हैं 51 और 158 सेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और खाली ये भी याद रखना है कि कितने ऑर्डर कितने सेक्शन।